हेलो। आज हम एमएससी फाइनल का जो फिफ्थ पेपर है उसका यूनिट फर्स्ट का जो ए पोर्शन है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सिमेट्री एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है ये आप सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमेट्री के बारे में आप लोगों ने पहले भी काफ़ी पढ़ा हुआ है। यहाँ इस यूनिट के अंतर्गत स्पेक्ट्रोस्कोपी और सिमेट्री के बीच में रिलेशन है, उन दोनों को एक साथ कंबाइंड करके हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं वो अध्ययन यहाँ पर है। तो पहले हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री क्या है, किस प्रकार से हम चेकआउट करते हैं, सिमेट्रिक ऑपरेशंस किस प्रकार से परफॉर्म करवाए जाते हैं, ग्रुप थ्योरी क्या है, इनके बारे में पहले हम अध्ययन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं सिमेट्री क्या है। सिमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, सिनमेट्रॉन। जो ग्रीक वर्ड है सिनमेट्रॉन, उससे बना है सिमेट्री, जिसका मीन होता है टू मेजर टुगेदर। तो सिमेट्री में हम ये देखते हैं कि दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिक हैं तो उनको स्टडी के दौरान एक साथ रखा जाता है, उनको हम एक साथ मेज़र करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ का हम एक साथ स्टडी करते हैं। ये सिमेट्री रेगुलरिटी को शो करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट हैं या वो जो कंपाउंड हैं उनके अंदर एक हार्मोनियस अरेंजमेंट होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें काफ़ी अधिक समानता पाई जाती है और कुछ एक स्पेसिफिक डिफरेंस पाया जाता है। और वो जो डिफरेंस है वो उनके अंदर जो उनकी फॉर्म है या उनका जो प्रोपोर्शन है उसमें एक बैलेंस्ड वे में जो रेगुलरिटी पाई जाती है या वेरिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये सिमेट्री है। ग्रुप थ्योरी सिमेट्री को मैथमेटिकल वे में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्टडी ग्रुप थ्योरी है। तो सिमेट्री का मैथमेटिकल स्टडी ही क्या कहलाएगा? ग्रुप थ्योरी कहलाएगा। ग्रुप थ्योरी में सिमेट्री और क्वांटम मैकेनिक्स का जो लिंक है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। उन दोनों को कंसिडर करते हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं और एक ग्रुप में आने वाले जितने भी कंपाउंड हैं क्वांटम और सिमेट्री के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, वो ग्रुप पॉइंट ग्रुप कहलाते हैं। जब हम सिमेट्री के बारे में अध्ययन करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो वो सिमेट्रिक स्टडी किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के माध्यम से की जाती है।
किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करवाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, उन चेंजेस का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट देखकर हम ये बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या नहीं है। उस ऑब्जेक्ट पर वो जो ऑपरेशन हम करवा रहे हैं उसे हम सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। उस सिमेट्री ऑपरेशन को करवाने के लिए कोई एक मीडियम होता है या कोई एक एलिमेंट होता है जिसके माध्यम से हम या जिसके द्वारा वो सिमेट्री ऑपरेशन करवाया जाता है। वो एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या हैं? मिरर प्लेन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो इन सिमेट्री एलिमेंट्स के सापेक्ष हम किसी मॉलिक्यूल या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं तो हम उस ऑपरेशन के बाद ये चेक करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट या उस मॉलिक्यूल के जो अरेंजमेंट है या उनकी जो ब्रांचेज हैं उनकी ओरिएंटेशन में क्या चेंज आया है। अगर ऑपरेशन करने के बाद में ऑब्जेक्ट हमें पहले वाले ऑब्जेक्ट जैसा ही दिखाई देता है तब हम कहते हैं कि उसमें वो सिमेट्री एलिमेंट है। अगर ऑब्जेक्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है तब हम कहेंगे कि उसमें वो सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। तो अब हम वन बाय वन सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ से रिप्रेजेंट किए हैं। आइडेंटिटी, इसका सिमेट्री ऑपरेशन भी आइडेंटिटी है जिसे सिंबल कैपिटल ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है एन फोल्ड रोटेशन एक्सिस, इसे सी एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पर इस एलिमेंट के सापेक्ष ऑब्जेक्ट को 2π/n के द्वारा रोटेट किया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट है मिरर प्लेन, जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्लेन के सापेक्ष ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। जो उसका रिफ्लेक्शन का इमेज है उस इमेज को उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके साथ हम कंपेयर करके देखते हैं कि उसमें मिरर प्लेन का सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। इसमें हम जो डायगोनल फॉर्म है किसी भी ऑब्जेक्ट में 180 डिग्री की कंडीशन के जो अरेंजमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज करके हम स्टडी करते हैं कि उनको एक्सचेंज करने से उनमें कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या एन फोल्ड एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन, जिसे एस एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिमेट्री एलिमेंट को देखने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर हम दो ऑपरेशन करते हैं। पहले उस ऑब्जेक्ट को सी एन के सापेक्ष रोटेट करवाते हैं और रोटेशन ऑपरेशन के बाद जिस एक्स के सापेक्ष हमने उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाया है उसके परपेंडिकुलर उसका रिफ्लेक्शन इमेज देखते हैं। इस प्रकार ये है सिमेट्री एलिमेंट्स। फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है आइडेंटिटी,
ई। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सिमेट्री एलिमेंट उन सभी में पाया जाता है। इस सिमेट्री एलिमेंट्स के सापेक्ष हम मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल को एज इट इज रखते हैं। तो एज इट इज जब मॉलिक्यूल रहता है तो उसमें हम उसको जितनी बार भी देखेंगे वो हमें वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, उसमें आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट ज़रूर पाया जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी एग्जाम्पल हो, उसमें आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा। नेक्स्ट है एन फोल्ड रोटेशन एक्सेस या एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे हम सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम बोलते हैं एन फोल्ड रोटेशन एक्सेस। एन फोल्ड रोटेशन एक्सेस। यहाँ एन का वैल्यू क्या होगा उसके लिए हम किसी पॉइंट के लिए 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको उस एंगल से डिवाइड करते हैं जिस एंगल पर रोटेट करवाने से उसमें उस ऑब्जेक्ट जैसा ही फॉर्म उसका दिखाई दे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है H2O, इस प्रकार से, तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से ये एक्स लें, ये हमने एक्सिस कंसिडर किया है, तो ये एक्स उसी तरह से हो सकता है कि जैसे कोई रोड है, उस रोड को हमने पास आउट किया इस ओ के सेंटर से। अब इस रोड को हम 180 डिग्री पर जब रोटेट करवाएंगे तो यदि हम ये H1 बोलें और इस H को H2 बोलें तो 180 डिग्री रोटेशन से ये H1 H2 की पोजीशन में आ जाएगा, जबकि H2 H1 की पोजीशन में आ जाएगा और देखने से हमें वो मॉलिक्यूल एज इट इज़ दिखाई देगा। लेकिन H का पोजीशन चेंज हो चुका है, लेकिन वहाँ H1 H2 कुछ नहीं होता है, इसलिए हमें देखने से वो एज इट इज़ ही लगेगा। तो जब हमने 180 डिग्री पर रोटेट करवाया इस एक्स के सापेक्ष तो हमें उसका वैसा ही फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे सिमेट्रिक फॉर्म। वो उसके इक्विवेलेंट है, वैसा ही दिखाई दे रहा है, एज इट इज़ वो नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि उसका इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया। ये इक्विवेलेंट फॉर्म 180 डिग्री रोटेशन से बना है, तो हम 360 डिग्री को 180 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 2। इस एक्सेस के लिए हम लिखेंगे सी एन का वैल्यू हो गया 2, तो इस एक्सेस को अब हम बोलेंगे C2 एक्सेस। इस प्रकार H2O में C2 एक्सिस पाई जाती है। इस C2 एक्सिस को हम बोलेंगे टू फोल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। इस टू फोल्ड एक्सेस के सापेक्ष रोटेशन करवाने पर हमें इस ऑब्जेक्ट का इक्विवेलेंट फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया
अमोनिया का पिरामिडल शेप है, उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको देखेंगे तो इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब इस मॉलिक्यूल में हम एन के सेंटर से एक्सिस को पास आउट करें, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया कि जो एन नाइट्रोजन है उसके सेंटर से वर्टिकल फॉर्म में एक रोड हमने पास आउट किया है। जब इस रोड के सापेक्ष ये तीन जो हाइड्रोजन है H1, H2 और H3, इनको हम देखेंगे तो ये इसके सापेक्ष चारों तरफ एक सर्किल में है और इनका डिस्टेंस इक्वल है। जब हम इस एक्सिस को 60 डिग्री पर रोटेट करवाएं तो 60 डिग्री पर जब रोटेट करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन्स हैं उनका पोजीशन चेंज हो गया और चेंज होने के बाद जो फॉर्म हमें दिखाई देगा, जो अरेंजमेंट हमें दिखाई देगा, वो अरेंजमेंट वैसा नहीं दिख रहा है जैसा स्टार्टिंग में हमने ऑपरेट करने के लिए लिया था। तो 60 डिग्री घुमाने पर जो फॉर्म हमें प्राप्त हुआ वो उसके इनिशियल फॉर्म के इक्विवेलेंट नहीं है। इस कारण अभी ये जो हमने रोटेशन करवाया, ये जो ऑपरेशन किया, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यदि इस रोटेट किए हुए फॉर्म को हम 60 डिग्री और रोटेट कर दें उसी डायरेक्शन में ही जिसमें पहले किया था, पहले अगर क्लॉकवाइज किया था तो अभी भी हम क्लॉकवाइज ही उसको 60 डिग्री और रोटेट कर दें तो क्या पाएंगे कि अब जो स्टार्टिंग में हमने ऑपरेट करने के लिए NH3 का फॉर्म देखा था वैसा ही फॉर्म अब हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने स्टार्टिंग वाले फॉर्म को 120 डिग्री पर रोटेट करवा दिया है इस एक्सिस के सापेक्ष, और 120 डिग्री रोटेट करवाने पर हमें स्टार्टिंग वाले फॉर्म के इक्विवेलेंट फॉर्म प्राप्त हुआ है। तो हम कहेंगे कि हमें सिमेट्रिक फॉर्म प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन अभी हमने किया रोटेशन का, ये एक सिमेट्रिक ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन हमने जिसके सापेक्ष किया वो इसका सिमेट्रिक एलिमेंट है। तो हमने एक्सिस के सापेक्ष रोटेशन किया ना, इस कारण ये जो एलिमेंट है वो रोटेशन एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, 360 डिवाइड बाई 120, क्योंकि हमने जब 120 डिग्री पर रोटेट करवाया तब हमें इक्विवेलेंट फॉर्म दिखाई दिया, सिमेट्रिक फॉर्म दिखाई दिया, प्राप्त हुआ। तो इसका वैल्यू आएगा 3। दैट मीन्स ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को अब हम लिखेंगे C3, 3-fold रोटेशन एक्सिस, ये C3 एक्सिस है। जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ से वर्टिकल फॉर्म में जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा 120 डिग्री रोटेशन पे, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा
और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार हमें सेम वही फॉर्म प्राप्त होती है। तो ये 120 डिग्री रोटेशन पे हमें इसका इक्विवेलेंट फॉर्म प्राप्त हुआ, सिमेट्रिक फॉर्म प्राप्त हुआ। तो ये सिमेट्रिक ऑपरेशन हो गया इसका। जब इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को हमने वापस 120 डिग्री पर रोटेट कर दिया, तो यहाँ पर अगर इस H को हम H1 लिख रहे हैं, तो नंबर 2 में ये H1 यहाँ पर था, और जब इसको हम और रोटेट करवाएंगे तो ये H1 यहाँ पर होगा। तो ये जो फॉर्म है इसका, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। तो ये जो ऑपरेशन है वो भी क्या हो गया, सिमेट्रिक ऑपरेशन हो गया। ये सिमेट्रिक ऑपरेशन अब रिप्रेजेंट कैसे किए जाएंगे ये आगे भी आएगा। यहाँ मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ऑपरेशन है इसको हम लिखेंगे C3 1, क्योंकि C3 अक्ष के सापेक्ष इसको हमने केवल एक बार रोटेट करवाया। कितना डिग्री करवाएंगे वो ये जो इसका फोल्ड है वो बता रहा है। 3 का मतलब 120 डिग्री पर रोटेट करवाएंगे। ये जो सेकेंड ऑपरेशन है, ये जो ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए जो ऑपरेशन होगा उसको हम लिखेंगे C3 2। जब हम मूल जो ऑब्जेक्ट है उसको C3 के सापेक्ष 2 टाइम्स रोटेट करवा देंगे तब हमें ये प्राप्त होगा। तो इसके लिए C3 2 ऑपरेशन हो गया। इस प्रकार ये हुआ अमोनिया के लिए सॉरी एन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है मिरर प्लेन्स। तो मिरर प्लेन्स ये भी एक इमेजिनरी एलिमेंट है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के अंदर, एक इमेजिनरी मिरर हम रखते हैं, उसके अंदर उसका इमेजिन करते हैं कि उसमें वो उसका इमेज किस प्रकार का दिखाई देगा। जहाँ पर हमने वो मिरर इमेजिन किया है उस मिरर के अंदर दिखने वाला ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट के जैसा ही हो, उसके इक्विवेलेंट हो, तब हम कहेंगे कि ये जो मिरर है वो उसके लिए सिमेट्रिक एलिमेंट है और इस मिरर के सापेक्ष वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल हम H2O का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो H2O में ये ऑक्सीजन है जिसके सापेक्ष C2H को हमने पास आउट किया था वर्टिकल फॉर्म में। ये इसका H जिसे हमने H1 कहा था और ये इसका सेकेंड H जिसे हमने H2 कहा था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ से जब हमने ये प्लेन लिया, यानी यहाँ बीच में अगर हम दोनों के प्लेन रखें, जैसे ये प्लेन यहाँ दर्शाया हुआ है, तो जब ये प्लेन दर्शाएंगे तो क्या लगेगा कि एक तरफ वाले H का जो इमेज है मिरर के अंदर वो वैसा ही दिखाई देगा जैसा ये पीछे वाला H है। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर के अंदर इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें इसके इक्विवेलेंट दिखाई देता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मिरर प्लेन है ये सिमेट्रिक होगा। ये जो मिरर प्लेन है इनको हम सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये मिरर प्लेन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डाइहेड्रल। अगर हम मिरर को इमेजिन करते हैं किसी मॉलिक्यूल की मेन एक्स के सापेक्ष और वो एक्स यदि वर्टिकल है तो वो इसे हम बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, जिसे सिग्मा वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर
हम वर्टिकल प्लेन ले रहे हैं लेकिन वो मेन एक्सिस से पास आउट नहीं हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हो तो उसे हम बोलेंगे डाईहेड्रल। अगर हम प्लेन लेते हैं हॉरिजेंटल प्लेन अगर हम लेते हैं तो उसे हम हॉरिजेंटल प्लेन के रूप में डिफाइन करेंगे। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलावा एक प्लेन हम कई बार मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोलते हैं, ऐसा प्लेन जिसमें मॉलिक्यूल के पूरे कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो पूरे मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेनर है और उसका हम स्लाइस काटते हैं दो बराबर हिस्सों में, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो बीच में प्लेन रखा हुआ है और उसके दो इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सिमेट्री एलिमेंट है वो मिरर प्लेन कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये बेंजीन के लिए, तो जैसे बेंजीन के लिए CX इसका मॉलिक्यूलर एक्स होगा, जो हाई फोल्ड एक्सेस होता है उसको हम मॉलिक्यूलर एक्स के रूप में डिफाइन करते हैं। इस एक्स में से पास आउट होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो सिग्मा V यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये इस एक्स में से पास आउट होगा। और यहाँ पर ये सिग्मा D इसलिए कि ये भी वर्टिकल है लेकिन ये इस तरह से इन कंपोनेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से जो एक्सेस पास आउट होंगी इनको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम सिग्मा D से रिप्रेजेंट करते हैं। और CX जो इसका मॉलिक्यूलर एक्स है उसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है ये प्लेन कहलाएगा हॉरिजेंटल प्लेन सिग्मा H। क्योंकि ये जो हॉरिजेंटल प्लेन सिग्मा H है ये इस बेंजीन के सभी कंपोनेंट या सभी एटम्स को इन्वॉल्व कर रहा है, इस कारण इसे हम मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोलेंगे। तो यही इसका क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इस प्रकार आज हमने मॉलिक्यूलर सिमेट्री के लिए जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं उनमें दो प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट का अध्ययन किया। पहला है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है मिरर प्लेन्स जिन्हें हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें